घर में बीवी के साथ झगड़ा करके गया होगा मास्टर और मेरे नंबर काट दिए। अरे प्रोफेशनल होते हैं, कोई ऐसे नहीं है। आपके घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो गई और आपके पापा बाहर जाके पड़ोसी से भी लड़के आ जाएं, ऐसा होता है क्या? लोगों को इतना आसान नहीं है फेल करना भी। 10 साल से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना मर खप जाता है वो टीचर। नमो नमः। आज हम संस्कृत की परीक्षा की तैयारी कैसे हो, परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर हम कैसे पास हो सकते हैं, इस विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं 3 से 4 टॉपिक पर ही चर्चा करने वाला हूं। उसमें खास करके जब हम परीक्षा में 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन या 6 ऑप्शन वाले प्रश्न जो होते हैं उनमें से 5 में से 3 करना है, गलती से आपने 5 से 5 कर लिए। 6 में से 4 करने थे, गलती से आपसे 6 के 6 प्रश्न के उत्तर लिख दिए गए। तो उस अवस्था में क्या नंबर कहां काटे जाते हैं, कैसे नंबर काटने की परंपरा है, परीक्षा में कॉपी चेक करने वालों के लिए क्या निर्देश होते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे एक तो। और दूसरा, बच्चा कहां पर गलती करता है तो नंबर काटने की संभावना ज्यादा होती है, कहां पर ऐसी अवस्था होती है जहां पर बच्चा गलती करता भी है तो भी नंबर नहीं कटते। और तीसरा, हम कितने रंग के पेन से उत्तर दें, काले रंग से, नीले रंग से या किसी अन्य रंग से, किस किस रंग के पेन से प्रश्नोत्तर लिखना ठीक होता है, ऐसे रंगीन पेन से लिखने से नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, हानि है या लाभ है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और पेपर में आए हुए प्रश्नों को किस तरीके से अटेम्प्ट करने से क्या नंबर मिल सकते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। और कुछ एक संस्कृत के पेपर के आगे आगे के शुरुआत के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कला को भी सीखेंगे। चलिए हम सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। देखो, परीक्षा लिखना और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, ये दोनों बहुत अलग अलग विषय हैं। इनमें होता क्या है, कोई बच्चा बहुत अच्छा ज्ञानी हो सकता है, पढ़ने में बहुत चतुर हो सकता है, लिखने में उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे नंबर लाकर परीक्षा पास करेगा, परीक्षा में बहुत अच्छे परसेंटेज लाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके उलट अगर कोई अच्छी रणनीति बनाकर, कोई स्ट्रेटजी अच्छी बनाकर अगर ठीक से लिख कर आता है तो वो एकदम न जानने वाला छात्र भी बहुत बढ़िया नंबर, अच्छे परसेंटेज लेकर आता है। इसलिए आप लोगों को सदा सर्वदा क्या करनी चाहिए कि हमें परीक्षा कैसे लिखनी है और किस किस विषय पर परीक्षा आने वाली है, इस विषय में आपको पूर्व से ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखो, क्या होता है कि परीक्षा में हर साल एक ही पैटर्न के क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसी पैटर्न में आपको इस बार भी आएगा। बस थोड़ा सा इस साल अंतर क्या है कि इस साल 40 नंबर का क्वेश्चन आंसर होने के कारण ग्रामर के सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, क्योंकि आपको ओएमआर शीट वाले 6 मंथ के पेपर में आपके सारे वो व्याकरण अंश को अटेम्प्ट करवा लिया गया है, ले लिया गया है। इसलिए इस बार क्वेश्चन आंसर में व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, सीधे पाठ और अपठित पाठ से आपके सारे विषय आने वाले हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये भारतीय शिक्षा पद्धति में आपको एवेल्युएशन करने का, आपको मूल्यांकन करने की 2 विधियां हैं। एक विधि तो एक है ओएमआर शीट वाली, जिसमें आप गोले लगा के आते हैं, ऑप्शन को चुनकर गोला लगा देते हैं और उसमें 100% गलत है तो 100% गलत है, सही है तो 100% आपके पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ये विधि अधिकतर क्या होता है, कंपटीशन वाले एग्जामों में, नौकरी मिलने वाले एग्जामों में, और अब थोड़ा थोड़ा ये सीबीएसई भी उस पैटर्न में आने की कोशिश कर रही है। सीबीएसई भी इसी से आपको, इसी मानक से आपको परीक्षा में पास करने की चुनौती को अपने पास लेकर आई है। और आपने इससे पहले परीक्षा में 10वीं और 12वीं में आपने देख ही लिया कि 6 मंथ के पेपर में आपको ये ले लिया गया था और आगे भी ऐसे परीक्षाएं लेंगे, ऐसा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कहा गया है। इसलिए एक तो पैटर्न ये है जिससे आपको नापा जाएगा, आपके बुद्धि को मापा जाएगा, और दूसरी व्यवस्था ये है जो पारंपरिक व्यवस्था है, जिसमें आप कॉपी में प्रश्न लिखते हो, उत्तर लिखते हो, और वहां पर लिखे हुए आपके प्रश्न का उत्तर कई बार किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी की मात्राएं और वर्तनियां गलत होती हैं, और इसके आधार पर शिक्षक थोड़े ज्यादा, थोड़े कम, और कभी कभी करुणावश जहां पर उसके बहुत कम नंबर आ रहे हैं वहां पर थोड़े बहुत बढ़ाकर भी दे देता है। ये तो हो गए 2 प्रकार की विधियां।
उनमें से इस बार आपको दूसरी विधि यानी जो पारंपरिक विधि में आपको परीक्षा देनी है, इस बार जो आप पेपर दोगे उस विषय में मैं चर्चा करूंगा। देखो, सबसे पहले आपको अपने प्रश्न पत्र को जानना जरूरी होता है। हर साल की तरह इस बार भी अनसीन पैसेज, अपठित पद्यांश या अपठित गद्यांश आपको पहले नंबर में आएगा। अपठित पाठ 9वीं से लेकर 12वीं तक एक सा ही आता है, यानी आपने इससे पहले इसको पढ़ा नहीं है, इसको आप पहली बार पढ़ोगे और उत्तर दोगे, और ये 10 नंबर का ही आता है। इस बार भी 10 नंबर का ही आ रहा है, और इसमें से अगर हम ठीक से कर लें तो 7 नंबर तो हर बच्चा लेकर आ सकता है। 3 नंबर के इसमें व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन 7 नंबर यानी 70% हर बच्चा लेकर आ सकता है। देखो कैसे, मैं बताता हूं। देखो, इसमें क्या करना है आपको, अपठित पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ो आप, और उसके बाद आप प्रश्न को देखो। पहले जो 4 प्रश्न या 3 प्रश्न जितने भी दिए गए हैं, आधे आधे नंबर के होंगे तो 4 प्रश्न होंगे, 1 नंबर का होगा तो 2 प्रश्न होंगे। वहां पर ऑप्शन भी दिया जाएगा 3 में से 2 करने के लिए या 5 में से 4 करने के लिए। उनमें से आप एक शब्द में उत्तर दोगे, क्योंकि वहां पर पूछा ही गया है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। अब आपको एक शब्द बिल्कुल सही मिलता है तो आप लिख दो, एक ही शब्द में उत्तर दो। अगर आपसे लिखा नहीं जाता है, आपको लगता है कि ये प्रश्न का सही सही एक शब्द में उत्तर नहीं बन पा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो, मिलते जुलते पूरे वाक्य को, एक पूरे वाक्य को लिखकर आप आ जाओ। एक शब्द में कहा गया और पूरा वाक्य आपने लिख दिया, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे यहां पर देख लो कि यहां पर पहला प्रश्न है, अधुना कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। ये अपठित बोध में पहला ही वाक्य है। देखो, अधुना योगस्य चर्चा सर्वत्र भवति। अब सटीक उत्तर तो है योगस्य, आपको शंका है तो पूरे वाक्य को लिख दो, अधुना योगस्य चर्चा सर्वत्र भवति। इससे नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। अब यहां देखो 5 प्रश्न हैं, यानी एक प्रश्न एक्स्ट्रा है। यदि आप 5 के 5 लिखकर आओगे तो भी गलत नहीं होगा, नंबर नहीं काटा जाएगा। लोग बात कहते हैं आपको कि 5 ऑप्शन में से 4 को ही करना है, अगर आपने 5वां कर दिया तो शुरुआत के 4 के नंबर मिलेंगे, और अगर आपके शुरुआत के 4 में से एक गलत है तो भी 5वें को इंक्लूड करके 5वें का नंबर नहीं दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक के लिए, परीक्षा में जो बैठा हुआ शिक्षक है चेक करने के लिए कॉपी, उसके लिए स्पष्ट निर्देश होता है कि आप क्या करोगे। 5 में से अगर बच्चा 5 के 5 करके आया है तो आप 5 को इवैल्यूएशन करोगे और उनमें से 4 ही नंबर दोगे। जैसे 5 के 5 ठीक हैं तो आप 4 नंबर दोगे, अगर 5 में से 3 ठीक हैं तो भी आप 3 नंबर देकर आओगे, चेक सारे को करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पहला क्वेश्चन अगर गलत है और 5वां सही है तो 5वें के नंबर मिलेंगे। इसलिए इस बात को बिल्कुल खत्म कर दो, अपना टेंशन खत्म करो, क्योंकि जो भी चेक करने वाला है वो अकेला नहीं होता है। इस बात को मैं आगे बताऊंगा आपको। इसी प्रकार से आप अब पूर्ण वाक्य वाला दूसरा प्रश्न है ना, इसको भी इसी प्रकार से करो। इसमें तो पूर्ण वाक्य में लिखना है। अगर आपको लगता है कि एक वाक्य में पूरी बात नहीं आ रही है तो आगे पीछे के 2 वाक्य को और उठा लो, 3 वाक्य में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, खास करके संस्कृत में, ये जो 2 घंटे का आपका पेपर है वो अगर आप पूरे के पूरे डिटो क्वेश्चन को पूरा उतारोगे आप कॉपी में तो भी 1.5 घंटे में हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराम से लिखो, बहुत प्रेम से लिखो, पूरे प्रश्न के उत्तर को लिखने का कोशिश करो। वो एक आध छोड़ दिया, ये तो मैंने बिल्कुल उतारा नहीं, इसको लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक को भी नहीं छोड़ना है, सारे अटेम्प्ट करके आना है आपको। और इसमें भी आप विकल्प वाला भी करके आओ, ये ठीक नहीं है तो दूसरा ठीक हो सकता है, ऐसा डाउट हो तो सारे करके आओ। अब बात करते हैं शीर्षक लिखने की। तीसरा प्रश्न होता है शीर्षक लिखने का। जो अपठित बोध का पाठ दिया गया है उसका एक शीर्षक देना है। ये 1 नंबर का होता है, चाहे 9वीं का हो, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, किसी भी कक्षा का प्रश्न हो, 1 नंबर मिलेंगे। पाठ से संबंधित एक शब्द बनाना है। हो सकता है कि पाठ में से ही मिल जाए आपको, कोई एक शब्द में पूरे पैराग्राफ को समझाने वाली बात आ जाए, कोई शीर्षक बन जाए। क्या होता है कि आपको लगता है कि शीर्षक तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। अरे भाई, उससे संबंधित होना चाहिए, वही हूबहू थोड़ी हो सकता है, एक ही शीर्षक थोड़ी हो सकता है।
जैसे अभी आपने देखा होगा ना, RRR मूवी आई थी, नहीं आई थी, अभी अभी आई है। उसमें RRR का मतलब क्या है भाई? उस मूवी की कहानी से कितना संबंधित है? अरे कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक वाक्य में एक सेंटेंस पूरा उतार कर भी आप शीर्षक लिख सकते हो। बस आपको इतना करना है कि मिलता जुलता लिखना है और संस्कृत में शब्द शुद्ध होना चाहिए, संस्कृत में ही होना चाहिए। जैसे इसी पाठ के लिए परीक्षक को कम से कम 5 नाम दिए गए हैं कि ये शीर्षक दे सकता है बच्चा, और साथ में ये भी लिखा गया है कि इनको छोड़कर कोई और मिलता जुलता शब्द भी लिखता है अथवा पूरा वाक्य भी लिखता है, बच्चे को पूरा नंबर मिलेगा, काटा नहीं जाएगा। ऐसा निर्देश है, इंस्ट्रक्शन ऐसा है। तो कैसे कट जाएंगे आपके? इसलिए आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना, शीर्षक मत छोड़ना और लिख कर आओ, बिल्कुल कामयाब हो जाओगे। अब बचते हैं 3 नंबर वाले व्याकरणात्मक प्रश्न उत्तर। देखो इसमें अधिकतर तो अनुलोम विलोम, किसी शब्द की विभक्ति या अव्यय पद या समास या संधि, ऐसे ही कुछ प्रश्न होते हैं, इसे समझकर करना है। इसमें भी मैं बहुत गहराई से और डिटेल में बात करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें समझना है पहले कि यहाँ पर अनुलोम विलोम पूछा गया है या इससे समानार्थक शब्द पूछा गया है, विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है या इसमें कोई विभक्ति पूछी गई है। इतना जानने के बाद आपको इसको पूरा अटेम्प्ट करने के बाद 10 नंबर हो गए। अब दूसरे नंबर का प्रश्न होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन को सदा सर्वदा आपको पूरा उतारना है, खाली स्थान ज्यादा से ज्यादा छोड़कर पहले पत्र को पूरा उतारो। और एक और चीज यहीं पर बता रहा हूं आपको, एक ही रंग के पेन से उतारना है और उत्तर यानी खाली स्थान को भी एक ही रंग से उतारना है। उससे आपको क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। देखो अगर आप बिल्कुल जानकारी बहुत ही अच्छी है, आप टॉप क्लास के स्टूडेंट हो, एक्सेलेंट आपकी परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया, आप बता सकते हो कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आपकी गलती होने की संभावना 99% नहीं है, तो आप 2 रंग से लिखो, बहुत ही बढ़िया है। अब परीक्षक को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दूर से देखेगा और उसके हाथ में आंसर की है, आंसर की को देखेगा और टिक लगाता जाएगा, 10 जगह में टिक लगाएगा, 5 नंबर आपको दे देगा और बाकी चीजें नहीं देखेगा वो। अगर आपको कहीं भी 1% भी डाउट है तो आप एक ही रंग से देखो, उससे आपको लाभ होगा। देखो इसमें आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को इस बात से सहमति नहीं भी हो सकती है कि 2 रंग से लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। अरे भाई सभी कहते हैं पेपर में काले पेन से प्रश्न लिखो और नीले से उत्तर लिख कर आना। मैं कह रहा हूं, मैं कॉपियां चेक करता हूं सीबीएसई के, फिर भी मैं कह रहा हूं आपको, बहुत से समझदार छात्र इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन आप प्रश्न उत्तर दोनों नीले या काले पेन से ही लिखो। काले से लिख रहे हो तो काले से ही लिखो, नीले से लिख रहे हो तो केवल नीले से लिखो। इससे परीक्षक को ठीक से देखना पड़ेगा, उसको ज्यादा मेहनत तो लग सकती है पर आपको फायदा होगा। मान लो आपको पत्र लिखना है, आप पत्र को याद करके तो जा नहीं सकते, पता नहीं किस टाइप का पत्र आएगा और क्या खाली स्थान में आएगा, खाली स्थान में पता नहीं क्या पूछे हो। यद्यपि ये भी ठीक से समझो तो बड़ा आसान है। अब मान लो आपने खाली स्थान में नीले पेन से लिख दिया और वहां पर गलती हो गई, पहली ही गलती हो गई। देखो 10 आपके आंसर हैं और 10 ही खाली स्थान है, एक गलत लिख दिया तो दूसरी जगह में भी गलती होगी, क्योंकि यहां पर जिसको लिखना था सही आंसर वो तो अभी भी रह गया है, वो कहीं और जाएगा, यानी 2 गलती होने के चांस बढ़ गए आपके। ऐसे ही गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। अब गलतियां हो गई हैं, आपके नीले पेन से लिखा हुआ है, अब आपके पेपर में बहुत दूर से दिखाई देगा, काले से आपने पूरा पत्र लिखा हुआ है, नीले से आंसर को खाली स्थान को भरा हुआ है, दूर से दिखाई देगा, वो टिक लगाने की जगह में काटता हुआ जाएगा एक एक करके, और आपने पूरा मेहनत कर लिया, मिला आपको 5 में से 1 नंबर। 1 या 2 आपके सही हो गए थे, आधे आधे नंबर के होने के कारण 1 नंबर मिल गए, आप तो रह गए ना, आपके तो कम से कम भी 80% तो मार्क्स यहीं कट गए ना। ऐसे में अगर आप नीले पेन से ही लिख रहे हो पूरा और नीले से ही उत्तर को भी लिख रहे हो, खाली स्थान भर रहे हो, तो क्या होगा? देखो एग्जाम में कॉपी चेक करते हुए एक व्यक्ति कॉपी चेक नहीं करता, एक होता है एग्जामिनर जो कॉपी को मुख्य रूप से चेक करता है, ठीक है? तो वो पहला व्यक्ति जो चेक करता है, उसके चेक करने के बाद दूसरा AHE यानी एडिशनल हेड एग्जामिनर होता है, वो चेक करता है। उसके बाद करता है HE यानी हेड एग्जामिनर भी कुछ कॉपियों को चेक करता है। ऐसे में 3 लोगों से आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अब आप देखो
पहला वाला जो मास्टर है जिसने कॉपी चेक की है, उससे गलती हो गई, उसने गलत जगह में टिक लगा दिया, तो दूसरे को भी बहुत जल्दी दिखाई देगा, क्योंकि आपने स्पष्ट अलग से चमकने वाला बना के दे रखा है। दूसरा व्यक्ति वो पहले वाले टीचर के द्वारा गलती तो नहीं हुई है, उसकी गलतियां देखने के लिए बैठा हुआ था, आपकी कॉपी पकड़ ली उसने, और वहां पर गलती क्या पाई गई? टीचर की गलती पाई गई, तो आपके नंबर कटे नहीं कटे। ऐसे जो दूसरा या तीसरा जो चेकर है, उसको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने वाला आप काम मत करो। इससे ये जो पहला कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है, उसके मन में शंका सदा सर्वदा बनी रहेगी कि अरे ये गलती अगर मैं सही करके, मान लो कि 5 में से उसके 5 के 5 नंबर सही नहीं है, गलत कर दिया उसने, आगे पीछे कर दिए, 0 नहीं लगाना है यार, चलो एक बार 1 नंबर दे देता हूं या 2 नंबर दे देता हूं, एकदम करुणावश अगर वो 2 नंबर भी देना चाहता है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसके उलट क्या होगा? एक रंग में है, ये पहले वाले ने तो मेहनत की, अरे मेहनत करने के लिए बैठे हुए हैं यार, हम जाते ही इसी काम के लिए हैं, मेहनत करने के ही पैसे मिलते हैं, मेहनत कर लिया, ठीक से चेक कर लिया, नहीं है बच्चे के, कुछ नहीं है, फिर भी अलग अलग जगहों में, यानी एक ही रंग के हैं, वहां पर पता नहीं चल रहा है, तो वहां पर कहीं भी वो टिक लगा सकता है, 2 जगह में 3 जगह में टिक लगाकर वो 2 नंबर या 1 नंबर आपको दे सकता है। इससे आपके ना परसेंटेज बढ़ने के चांस बनते हैं। वो हर कॉपी में बच्चे को फेल करने के भाव से नहीं जाता है, पास करने के भाव से जाता है। मेरे यहां से कोई बच्चा फेल ना हो, अरे प्रोफेशनल होते हैं, कोई ऐसे नहीं है वहां पर जो चेक करने के लिए जाता है। अरे हर बार आप एक्सट्रीम सोच लेके क्यों वो बैठे रहते हो कि घर में बीवी के साथ झगड़ा करके गया होगा मास्टर और मेरे नंबर काट दिए, वो ट्रैफिक में फंस गया और 2 घंटे लेट गया और उसने 2 घंटे के अंदर 20 कॉपियां चेक करनी थी और उसने सारे नंबर हबड़ा तबड़ी में चेक कर दिया और सारे नंबर काट दिए। अरे ऐसा नहीं होता यार, हर बार ऐसा थोड़ी होता है। मान लो मैं भी चेक करने के लिए जाता हूं, ऐसा नहीं होता कि घर की समस्या लेकर वहां जाके कॉपियां खराब करेगा। कोई भी टीचर वहां पर बहुत प्रोफेशनल होता है। सीबीएसई बोर्ड किसी अरे गहरे टीचर को बुलाती ही नहीं है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगती है। 10 साल से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना मर खप जाता है वो टीचर कि वो अपने आप ही ऐसी गलती नहीं करता, ऐसी हरकत नहीं करता कि किसी के नंबर आ रहे हो और काट दे, पहली बात। और दूसरी बात ये होता है, देखो आप लोग इस बात को कितना मानते हो कि यार आपके घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो गई और आपके पापा बाहर जाके पड़ोसी से भी लड़के आ जाएं, ऐसा होता है क्या? अरे भाई घर की बात है, घर में लड़ाई हो गई इसका मतलब पड़ोस में जाके लड़के आएगा क्या? नौकरी में जाके लड़के आएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चों। आप मान के चलोगे 95% तो ऐसा नहीं होगा। अब एक्सट्रीम लेवल में जाओ यार, 1-2 ऐसी गलतियां हो गई या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई या उससे गलती से रह गए, तो भी तो 2-2 3-3 बैठे हुए हैं उससे आगे। इसीलिए कॉपी चेक में अगर आपने लिखा है तो आपके 1 नंबर भी कटने की चांस, तो संभावना को तो आप यही खत्म कर दो, खारिज कर दो, ठीक है। तो आप ये जो पत्र है, पत्र लेखन का काम तो आप एक ही रंग के पेन से लिखना और पूरा लिख के आना। ऐसा नहीं कि उत्तर उत्तर लिख के आओ। उत्तर उत्तर लिखने के बाद देखो शिक्षक अब स्वतंत्र है, आपको पूरा लिखना था, पत्र लिखना था, आपने क्या किया? पत्र के उत्तर को लिख दिए। पत्र के उत्तर को लिख दिए तो चेक तो करेगा वो, अब उस मन से चेक नहीं करेगा कि पत्र है, उसके हाथ में की है, की के साथ मिलाता जाएगा, ठीक है, जहां ठीक है ठीक है, जहां गलत है गलत है। अब मशीन की तरह चेक करेगा, क्योंकि आपका मेहनत नहीं है, आपने कोई प्रयास नहीं किया, अच्छे से करने की कोशिश नहीं की, अटेम्प्ट करने का जो आपका भाव है, आपका भाव देख के अरे ये तो ऐसे काम चलाऊ कर रहा है, तो वो भी काम चलाऊ नंबर दे के जाएगा। भाई आप शिक्षक को प्रभावित करो, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रश्न के उत्तर सही से लिखो। कई बार बच्चे ऐसे इतने जल्दी में होते हैं कि क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखा और आंसर भी नहीं लिखा और वहां पर लिख दिया आंसर ऐसे के ऐसे। वो कौन से क्वेश्चन का आंसर है, वो क्या करेगा, क्वेश्चन को देखेगा, उससे मिलता जुलता देखेगा, 10 बार देखेगा तो वहां पर इरिटेशन हो जाएगा वो। अरे भाई वो भी तो इंसान ही है, गुस्सा घर से लेके नहीं आया था, अब यहां पर गुस्सा आ गया उसको कि यार बहुत दुखी कर रहा है, इसके छोड़ो यार, इसको गोला लगा के छोड़ देता हूं, गोला लगा दूंगा तो इसको भी नहीं मिलेगा, आगे वाले को भी। इसलिए पता पूरा लिखो, यानी क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर का सब हेडिंग रखो, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें डबल आई है या आई है, आई भी है, वो सारे लिखो। क ख ग है उसको भी क ख ग में ही लिखो, जो क्वेश्चन का स्वरूप है उसको लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, उसके बाद आंसर को लिखो। और संस्कृत में तो मोर देन 70% आंसर पाठ के अंदर, यानी आप प्रश्न पत्र में ही आपके मोर देन 70% आंसर है।
तो आप प्रश्न को पूरा उतारो। अगर ऑप्शन दिया गया है, जैसे 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो 3 के 3 या 4 के 4 ऑप्शन को उतारो और आप एक ही रंग के पेन से टिक लगाओ। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप नीले पेन से सारे ऑप्शन लिखो और नीले पेन से ही टिक लगा दो। अब क्या होगा इसमें, देखो आपको मैं एक्सट्रीम लेवल की बात बताता हूं। कोई बच्चा 100% नंबर लाने की संभावना वाला है, उसके कुछ गलतियां हो गई, सारे ऑप्शन उसने लिख रखा है और ऑप्शन में से ये उत्तर है ऐसा लिखने के लिए उसने दिखाने के लिए टिक लगा रखा है सारे ऑप्शन के साथ। अब टीचर के पास में भी तो नीला पेन होता है, लाल पेन ही लेके अकेला थोड़ी जाता है वो भाई, वो भी तो साइन करता है, उसके पास नीला पेन है। तो नीले पेन से अगर आपने टिक लगा रखा है, नीले पेन से ही उत्तर लिखे हैं, तो आपके उत्तर नहीं लिखेगा, लेकिन नीला पेन खोलकर टिक लगा के आपके 100% कर सकता है। भाई बच्चा अगर अच्छे नंबर ला रहा है तो वहां पर हमें और खुशी होती है कि यार इसको डिस्टिंक्शन में पहुंचा दो, मोर देन 75% पहुंचा दो। कोई बात नहीं, बच्चे के 1-2 गलतियां, ये गलती नहीं है, उसकी इतनी सी छोटी गलती है, चलो इसको कर सकते हैं तो करो। और कोई बच्चा मान लो फेल हो रहा है बिल्कुल, तो ऐसी अवस्था में अगर वो सारे ऑप्शन उतार के आया है और टिक लगा के आया है, तो मान लो 100% उसको फेल होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फेल होने में भी परीक्षक के बड़े झंझट हैं। परीक्षक को कहां फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, वो सारी चीजें बताना होगा। एएचई को भी बताना होगा और एचई को भी बताना होगा। एएचई उसके बाद जो नंबर चढ़ाता है ऑनलाइन में, फीडिंग करता है, वो भी 10 बार पूछ लेता है कि फेल कैसे हो गया, देख लो यार, पास करके देख लो। अगर फेल हो रहा है तो इसमें सारे के साइन जाएंगे, 5-5 लोगों के साइन करने के, इस वजह से फेल हुआ। लोगों को इतना आसान नहीं है फेल करना भी, और 100% नंबर लाने में भी 5 के लोगों के साइन होते हैं उसमें, वहां भी थोड़ी सी बात तो होती है, लेकिन डिस्टिंक्शन तक पहुंचाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए आप ऑप्शन अगर मिलता है तो पूरे ऑप्शन को उतारो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कई बार बच्चा जो संस्कृत में जोड़ा मिलाने वाला आता है, जोड़ा मिलाने का मतलब या तो वो समानार्थक होगा या विपरीतार्थक होगा, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर जोड़ा मिलाने वाला प्रश्न आता है। जोड़ा मिलाने वाले प्रश्न में बच्चे क्या करते हैं कि ए बी सी डी ई नंबर के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 नंबर के आंसर के साथ मिलाना है जोड़ा। बच्चे शब्द को नहीं लिखेंगे, ए बी सी डी को 1 2 3 4 के साथ जोड़ा मिलाकर आएंगे। अरे भाई अगर आप ऐसा करोगे, शब्द को नहीं लिखोगे, उत्तर में तो शब्द आने चाहिए, शब्द के सामने शब्द दिखना चाहिए, हिसाब किताब तो वो है। अगर आप ऐसा करके आओगे उठपटांग काम, तो ये मान के चलो कि उसमें गोला लगाकर 0 दिया जाएगा, क्योंकि अंकों के या एबीसीडी के नंबर नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। बहुत से बच्चों की कॉपियां मेरे पास तो ऐसी आई हुई हैं, इसीलिए मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। ऐसी कॉपियां आती हैं और हम लोगों को क्या होता है कि उसमें नंबर देने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि आगे और हैं और भी चेक करेंगे, वो बताएंगे कि इसमें नंबर आपने कैसे दिया, इसलिए वहां पर गोला लगाया जाता है और 0 कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी गलतियां आप लोग बिल्कुल मत करना। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। इससे आगे के सारे प्रश्नों के भी इसी प्रकार से चर्चा अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसी साल और इसी 1-2 दिन के अंदर ही अगला वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।